दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। इलेक्ट्रिकल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिकल के हर चैप्टर को कवर करता है। तो आइए देखते हैं बिना लेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1। प्रेरण मोटर के लिए स्लिप 0.04 है और मोटर की आवृत्ति 50 जेड है। अतः रोटर धारा आवृत्ति क्या है? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो संबंध होता है रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर यस गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला है। तो इस पे हम मान रखेंगे स्लिप कितना है 0.04 और फ्रीक्वेंसी है 50 जेड। कितना है? 50 जेड। इसको हल करेंगे हम, कितना आएगा? इसको हम यहाँ पर कैसा कर दें, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए। तो 50 दूना 100 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 2HZ। क्लियर? तो ये संबंध संभाल के रखिएगा, क्योंकि इस संबंध से हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा वहाँ निसंकोच आप कमेंट करिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आपको PDF वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक 12 ध्रुव यानी कि 12 पोल 3 फेज 50 जेड प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर 4% स्लिप पर चल रही है। मोटर के रोटर की गति होगी, यानी कि NR ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना है? NR, वास्तविक गति। स्लिप कितना है? 4%। तो हम पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। NS बराबर कितना होता है? 120 F/P, ये फार्मूला होता है। तो 120 F का मान कितना है? 50, P का मान है 12। 12 से कट जाएगा, बचेगा 10, ये आ जाएगा 500। ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया? 500। अब ये 500 तो सिंक्रोनस स्पीड आ गया आपका, लेकिन स्लिप कितना है? 4%। अब 4% स्लिप निकाल के, अब 500 का 4%, 500 का 4% कितना आएगा? 4/100। 2 0 2 0 करके 5 20। ये 500 का 4% स्लिप, 4% स्लिप कितना आ गया? 20। अब आपको रोटर की गति चाहिए ना, तो एक फार्मूला होता है NR बराबर NS माइनस स्लिप स्पीड, ये होगा। तो स्लिप 4% है, तो NS का मान कितना है? 500। तो यहाँ पे हल कर रहे हैं, 500 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 480। बात समझ में आ रहा? कितना आ जाएगा स्पीड? 480 RPM। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो फार्मूला मिला, ये देखिए, एक फार्मूला आपको ये मिला, एक फार्मूला आपको ये मिल गया, 2 फार्मूला। क्लियर? तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका आसानी से हल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुरक्षा के नियम के अनुसार स्वीकार आवृत्ति भिन्नता क्या है? मतलब कह रहा है कि जो सुरक्षा की दृष्टि है उसके नियम के अनुसार फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन या वेरिएशन कितना हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कितना होता है। तो F बराबर जो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन होता है ±3% होता है। क्या होता है? ±3%। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ बात और है, अगर हमें रेंज पूछा जाए तो जो भारत की फ्रीक्वेंसी होती है कितना है? 50 जेड। ध्यान दीजिएगा, कितना है? 50 जेड। तो 50 का जो 3% होगा, तो उसका जो रेंज होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का यहाँ का, वो कुछ इस तरीके से होगा। F बराबर 48.5 से 51.5 HZ। अगर रेंज पूछ लेगा तो कुछ इस तरीके से होगा। बाकी जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है वो ±3% होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को स्किप मत करिएगा। 500 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग
40 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो औसत मांग बताइए। तो एक फार्मूला होता है, औसत मांग बराबर लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम मान, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तो लोड फैक्टर कितना है 50%, तो इसको 50/100 लिख सकते हैं। अधिकतम मांग कितना है 40 मेगावाट। तो 50 दूना 100 और 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 20। तो आ गया ऑप्शन 20 मेगावाट, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस फार्मूले को संभाल के रखिएगा, औसत मांग बराबर लोड फैक्टर गुणे मैक्सिमम डिमांड। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लो हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज की जाती है? लो हेड के लिए कौन सी टरबाइन यूज की जाती है? पेल्टन व्हील टाइप, फ्रांसिस टाइप, केपलर प्रोपेलर टाइप, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। तो यहाँ पे लो हेड की बात कर रहा है, तो लो हेड में केपलर या प्रोपेलर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लो हेड में। अब पेल्टन टरबाइन जो यूज की जाती है वो हाई हेड के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? हाई हेड के लिए। और फ्रांसिस जो यूज की जाती है वो मीडियम हेड के लिए। क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप देखते रहिए, स्किप मत करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। VIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है 1/50वें भाग, 1/100वें भाग, 1/5000वें, 1/2000वें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/5000वें भाग से अधिक लीकेज करंट का मान नहीं होना चाहिए। ये है आपका AC में, ध्यान दीजिएगा, किस में? AC में। जबकि हम बात करेंगे 1/2000, ये लीकेज करंट है DC के लिए। क्लियर। किसके लिए है? DC के लिए जो लीकेज करंट होगा 1/2000 में, और AC के लिए 1/5000 में। लेकिन ये BIS के अनुसार कह रहा है अधिकतम लीकेज करंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जब DC के लिए स्पेशल कहेगा तब 2000 होगा, अन्यथा AC ही माना जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टर्बो अल्टरनेटर को व्यास और लंबाई द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, टर्बो अल्टरनेटर में यूज होता है सिलेंड्रिकल। क्या? सिलेंड्रिकल। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। सिलेंड्रिकल में क्या होता है? देखिए, ये है आपका सिलेंड्रिकल, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका सिलेंड्रिकल रोटर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये है इसका डायमीटर। क्या है? डायमीटर। और ये है इसकी लंबाई। क्लियर। तो डायमीटर क्या है इसका? कम है, और लंबाई क्या है? अधिक है। तो इसका व्यास क्या होगा? कम होगा, और लंबाई अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटे और बड़ी। क्लियर। ये है सिलिंड्रिकल टाइप का, और ये रोटर टर्बो अल्टरनेटर में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? टर्बो अल्टरनेटर में सिलिंड्रिकल टाइप का रोटर यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं, एक रोटर होता है सैलिएंट टाइप का। क्या होता है? सैलिएंट टाइप का। बात करते हैं सैलिएंट, ध्यान दीजिएगा, सैलिएंट टाइप। ये जो सैलिएंट टाइप रोटर होता है वो उसका कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक नॉर्मल फिगर बना रहे हैं, तो इस तरीके से सैलिएंट रोटर है। अब इसका बात करें तो इसका जो व्यास होता है, देखिए, ज़्यादा होता है, इसकी लंबाई कम होती। तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और लंबाई क्या होगा? कम होगा। और ये जहाँ पे स्पीड कम होती है वहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि हाइड्रो टाइप के अल्टरनेटर में, हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है। तो इसमें शोर ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें शोर क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसकी स्पीड कम होती है, पोलों की संख्या ज़्यादा होता है। क्लियर। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर हुआ, सिलिंड्रिकल टाइप और सैलिएंट टाइप में। तो यहाँ पे जो टर्बो अल्टरनेटर में है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है।
क्लियर। ऑसिलेंट की विशेषता ये रही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी 11 केवी वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। अब जब अंडरग्राउंड केबल दौड़ाई जाती है 11 केवी की है, तो उसकी जो गहराई होगी वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो उसकी जो गहराई होती है वो होती है 0.9 मीटर। कितना होता है, 0.9 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा। तो 11 केवी केबल की वांछित खाई जो होगा 0.9 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आ रहा है ना, अंडरग्राउंड केबल की जो गहराई है 0.9 मीटर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 70 किलोमीटर लंबी भूमिगत तार की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा 60 ओम है। प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा 60 ओम है, यानी कि ZL। 35 किलोमीटर के लिए प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा क्या होगी। तो एक फार्मूला होता है ZL बराबर √L/C। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले से देख पा रहे हैं कि लंबाई से कोई मतलब नहीं है। लंबाई जो है इससे यहाँ पे प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसलिए वो चाहे 70 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर है, जो प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा है वही दूसरे का भी होगा। तो 70 का अगर 60 ओम है तो 35 किलोमीटर का भी 60 ही ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यह लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, जो भी पोल लगाया जाता है जो खाई में जाएगा वो पूरे लंबाई का 1/6वां हिस्सा अंडरग्राउंड या खाई में गाड़ा जाता है। क्लियर। कितना, 1/6वां हिस्सा। अगर ये 6 मीटर का होगा तो गाड़ने योग्य होगा 1 मीटर। तो पोल का 1/6वां भाग जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1/6 भाग। यही हाल है आपका चंद्रमा पे। चंद्रमा पे जाएंगे तो जो आपका पृथ्वी पे भार होगा उसका 1/6 भाग चंद्रमा पे महसूस होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है। एक फार्मूला भी हम लोगों ने देखा है, बराबर 120 अब यहाँ पे देखिए यह बराबर होता है एक फार्मूला PN/120। PN/120 किस में मैच कर रहा है, PN/120 ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यह बराबर PN/120 इस तरीके से सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में कौन सा जॉइंट प्रयोग किया जाता है। सर्विस लाइन है, उसमें टैप करना है विद्युत ऊर्जा के लिए, तो कौन सा जॉइंट किया जाएगा। जब हमें कहीं भी टैप करना होता है और खासकर वो टेपिंग बोले तो वो टी जॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा टी जॉइंट होगा, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन, स्कॉटफोर्ड। तो मान लीजिए ये कोई लाइन जा रही है तो इससे हमें टैप करना विद्युत ऊर्जा, तो इस तरीके से टैप करेंगे। तो इसी को बोला जाता है जोड़ को ब्रिटानिया टी जॉइंट। क्या बोला जाता है, ब्रिटानिया टी जॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन हम बात करें कि जो स्ट्रेट जॉइंट है ये किसके लिए है। स्ट्रेट जॉइंट जो किया जाता है इससे आपको कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए, मान लीजिए ये तार कहीं ब्रेक हो गया, क्लियर, यह तार छोटा पड़ रहा है, तो इस तार में जो भी किया जाएगा ब्रिटानिया जॉइंट किया जाएगा, कुछ इस तरीके से किया जाता है जिससे आपकी तार की लंबाई भी बढ़ जाती है और ये स्ट्रेट जॉइंट मजबूत भी होता है। तो ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट तार की कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए, जबकि विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ब्रिटानिया टी जॉइंट ही जरूरत होती है या करना पड़ता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। प्रेरक भार,
इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, रेजिस्टिव लोड, एक दो दोनों। तो जो हीटर होता है ये आपका काम करता है रेजिस्टिव लोड पे। किस पे काम करता है? रेजिस्टिव लोड पे, क्योंकि हीटर जो है आपका वो रेजिस्टिव लोड होता है। अब हम बात करते हैं प्रेरक। जो मोटर जितने हैं, मोटर सब इंडक्टिव लोड है, और जहाँ भी कैपेसिटर लगता है वो कैपेसिटिव लोड है। क्लियर? वो क्या है? कैपेसिटिव लोड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस प्रकार का लैंप एसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, एसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा लैंप है जो एसी सप्लाई पे कार्य नहीं करता? मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, फिलामेंट लैंप, आर्क लैंप। तो एक ऐसा लैंप है आर्क लैंप जो एसी पर कार्य नहीं करता, ये काम करता है डीसी पे। जो आर्क लैंप है वो डीसी पर कार्य करता है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मरकरी वेपर लैंप है ये पूर्ण रूप से जलने में 4 से 5 मिनट लेता है। पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 4 से 5 मिनट लेता है। स्टार्टिंग में इसका जो कलर होता है वो हरा पीला होता है। क्लियर? ये मरकरी वेपर लैंप। और सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो यह स्टार्टिंग में हल्का गुलाबी, ध्यान दीजिए बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये हल्का गुलाबी होगा स्टार्टिंग में, हल्का गुलाबी, और 10 से 15 मिनट बाद ये पूर्ण रूप से पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से पीला हो जाता है। और ये दोनों जो लैंप हैं वो गैस डिस्चार्ज लैंप बोले जाते हैं। ये दोनों लैंप गैस डिस्चार्ज लैंप बोले जाते हैं, क्योंकि इसी के सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये लैंप क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एचपीएमबी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंपों का इस्तेमाल किया जाता है सड़कों पर बिजली की व्यवस्था के लिए, घरों में बिजली की व्यवस्था के लिए, अस्पतालों में प्रकाश व्यवस्था के लिए, लेबोरेटरी में बिजली की व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करने के लिए एचपीएमबी लैंप का प्रयोग किया जाता है, जो ऊर्ध्वाधर रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि 3 कोर केबल में आपूर्ति आवृत्ति आधी हो जाती है तो आवेशन धारा आईसी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आवेशन करंट बराबर होता है आईसी बराबर V/XC। क्लियर? अब हम इसको लिख सकते हैं V/XC को लिख सकते हैं 1/2πfc। तो यहाँ लिख सकते हैं V गुणे 2πfc, ऊपर चला जाएगा। तो सीधा सीधा आवेशन जो करंट है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। क्या है? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। अब कह रहा है कि आवृत्ति आधी हो जाती, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति क्या हो जा रही है? आधी हो जा रही है। तो आवेशन करंट क्या होगा? अब दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो अगर आवृत्ति आधी हो रही है तो आवेशन करंट भी आधा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, आधी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। केबलों में चालक पर आवेशन परत यानी कि इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर जो है इंसुलेशन परत है। तो इंसुलेशन परत जो है ये डिपेंडेंट है वोल्टेज के आधार पे, और जो कंडक्टर है ये वोल्टेज है करंट के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, तो इंसुलेशन परत की मोटाई वोल्टेज के आधार पे की जाती है, और जो कंडक्टर की मोटाई है वो करंट के आधार पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अवरोधन परत की मोटाई, यानी कि इंसुलेशन की जो मोटाई है वो किस पर निर्भर करती है? शक्ति गुणक, वोल्टेज, धारा, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है वोल्टेज के आधार पे वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जबकि कंडक्टर का जो साइज होता है वो करंट पर निर्भर करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक लगना है। तो और एमटीसी के द्वारा आपको कॉन्सेप्ट ही मिलता है, और ये जो आपका 30 क्वेश्चन का समूह है ये लगभग हर टॉपिक को टच करेगा, हर चैप्टर को टच करेगा, इसीलिए कह रहे हैं इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। 8 ध्रुव का एक प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसका प्रति चक्र आवर्त काल होगा।
8 ध्रुव का एक प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णन करता है, तो इसका प्रतिचक्र आवर्तकाल होगा। अब इसके लिए फार्मूला है F बराबर 1/T। क्लियर? आवर्तकाल या T बराबर 1/F। तो इस फार्मूले से लगेगा, तो इसके लिए पहले हमें F चाहिए। F बराबर होता है Pn/120। Pn/120, P का मान है आपका 8, N का मान है 750, 120, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया। अब 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 25 तियाँ 75, 25 दूना 50। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितना आ गया आपका 50। तो अब डायरेक्ट हम जानते हैं कि T बराबर 1/F से निकालेंगे तो ये लिखेंगे 1/50, तो ये आ जाएगा 0.02 सेकेंड। ये तो सेकंड में आ गया, लेकिन ऑप्शन है आपका मिली सेकेंड में, तो इसको लिख सकते हैं 20 मिली सेकेंड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तथ्य को आप याद कर लीजिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी 50 होती है तो उसका जो आवर्तकाल होगा 0.02 सेकेंड होगा या 20 मिली सेकेंड होगा। क्वेश्चन आते ही ऑप्शन डायरेक्ट टिक हो जाएगा। क्लियर? वहाँ एग्जाम हॉल में इतना माथापच्ची करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको 1-1 मिनट बचाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी 2 ध्रुव 3 फेज 50 जेट मोटर की गति उसकी समकालिक गति की 95% है, तो मोटर की वास्तविक गति है समकालिक गति की 95% है। अब 2 ध्रुव पे हम जानते हैं आरपीएम होता है 3000, ये आपको पता होगा। अगर पोलों की संख्या 2 है 50 जेट पे, तो 2 पोल पे 3000 आरपीएम होगा। आरपीएम अब कह रहा है कि समकालिक गति की 95% है वास्तविक गति। वास्तविक गति क्या होता है? एनआर। तो ये 95% है। अब देखिएगा, अब हमें 3000 का 95% निकालेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इसलिए 5% निकालते हैं। तो 0 0 3 5 15, कितना आ गया? 150 आरपीएम। कितना आ गया? 150 आरपीएम। अब वास्तविक स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड में से हम घटा देंगे, तो एनआर बराबर 3000 माइनस 150, ये हो जाएगा आपका 2850 आरपीएम। तो आपको हम ये भी सिखाते कि टाइम कैसे कम लगेगा। तो अगर अभी 95% आप निकालते तो कैलकुलेशन में टाइम लगता। हम 5% निकाल के 150 सीधा माइनस कर दिए, तो आपका आ गया 2850 आरपीएम। क्लियर? जो सिंक्रोनस गति होती है वो काल्पनिक गति होती है, जो रोटर घूमता है उसी का वास्तविक गति होती है, यानी कि एनआर। क्लियर? और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो स्लिप स्पीड होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 3 फेज प्रेरण मोटर में अधिकतम वाला गुण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 3 फेज प्रेरण मोटर है, अधिकतम वाला गुण चाहिए, टी मैक्स चाहिए, तो ये समानुपाती होता है। हम जानते हैं टी मैक्स बराबर R2/X2 होता है। तो लेकिन ये पूछ रहा है व्युत्क्रमानुपाती। क्या पूछ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो X2 मतलब रोटर, तो यहाँ पे X2 क्या है? रोटर प्रतिघात। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रोटर प्रतिघात इस फार्मूले से। क्लियर? मैक्सिमम टार्क समानुपाती है R2/X2, तो X2 के व्युत्क्रमानुपाती है जबकि R2 के समानुपाती है। क्लियर? अब किसी भी मोटर में अगर स्टार्टिंग टार्क उच्च चाहिए होता है तो हमें रोटर के रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। ये जो मोटर है आपका स्लिप रिंग मोटर है, स्पेशल इसी सिद्धांत पे काम करता है, स्लिप रिंग मोटर, क्योंकि उसमें हम बाहर 3 फेज रियोस्टेट लगा के उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा स्टार्टिंग टार्क बहुत उच्च हो। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तुल्यकालिक मोटर के डीसी उत्तेजन में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जो डीसी एक्साइटेशन में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है? मोटर चाल, शक्ति गुणक, मोटर का प्रयुक्त वोल्टेज, उपरोक्त सभी। तो एक्साइटेशन से जो प्रयुक्त होता है वो होता है शक्ति गुणक, क्योंकि ये कहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे कार्य कर सकता है। सिंक्रोनस मोटर तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे काम कर सकता है, लीडिंग, लैगिंग और यूनिट। लेकिन यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, तो डीसी एक्साइटेशन के तौर पे
यहाँ पे यूज करते हैं डीसी शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर? बहुत पूछा गया, एक्साइटर के रूप में डीसी शंट जनरेटर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं अगर ओवर एक्साइटेड है, ध्यान दीजिएगा, ओवर एक्साइटेड है तो ये पावर फैक्टर लीड करेगा। अगर अंडर एक्साइटेड है तो ये लैग करेगा। नॉर्मल है तो ये यूनिट होगा। क्लियर? ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ओवर एक्साइट करेंगे तो लीड करेगा, अंडर एक्साइट करेंगे तो लैग करेगा, और नॉर्मल है तो यूनिट रहेगा। अब हम बात करेंगे अगर सिंक्रोनस मोटर को, यदि एक कॉन्सेप्ट है, यदि सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइट किया जाए तो वह सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करेगा। यदि सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे और ओवर एक्साइटेड किया जाए तो यह सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करेगा। बहुत बार क्वेश्चन आया, संभाल के रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्किन इफेक्ट का प्रभाव किस प्रकार के करंट और कंडक्टर पर कम होता है? देखिए क्वेश्चन फंसा दिया, पूछ रहा है कम होता है। डीसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर, एसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर, एसी करंट और छोटे व्यास के कंडक्टर, डीसी करंट और छोटे व्यास के कंडक्टर। क्लियर? तो जो स्किन इफेक्ट होता है वह डीसी में होता है। किस में होता है? डीसी में होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कम कहाँ होता है, तो कम जो होगा एसी करंट और बड़े व्यास में होगा। एसी करंट और बड़े व्यास में, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो आपका स्किन इफेक्ट होगा वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। बाकी ज़्यादा जो है वो डीसी करंट और छोटे व्यास के कंडक्टर में होता है। तो एक ऑप्शन ये भी है, यहाँ पे जो होगा ये ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा और एसी करंट और बड़े व्यास के कंडक्टर में कम होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को रेटेड डीसी सप्लाई दी जाती है तो निम्न में से क्या होगा? प्राइमरी को रेटेड डीसी सप्लाई दी जा रही है, द्वितीय वाइंडिंग जल जाएगी, द्वितीयक में ईएमएफ प्रेरित होगा, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी, कोर में ईएमएफ प्रेरित होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हम जिस वाइंडिंग में हम सप्लाई जोड़ेंगे वही प्रभावित होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट नहीं होते, ये मैग्नेटिक रूप से कनेक्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों वाइंडिंग मैग्नेटिक रूप से कनेक्ट होते हैं। जब हम एक वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देंगे तो ये जिस वाइंडिंग में देंगे वही वाइंडिंग जलेगी। लेकिन जलने का मेन रीजन है क्योंकि यह इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। एफ का मान 0 है तो एक्सएल बराबर 0 हो जाएगा, और आई बराबर होता है बी अपान एक्सएल। तो एक्सएल का मान 0 यानी कि इनफाइनाइट करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, जिससे वाइंडिंग जल जाएगी। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होगा, जिससे धारा अनंत हो जाएगी और वाइंडिंग जल जाएगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग में 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन डिग्री में होगा। अब कॉइल स्पैन होता है CSP, कॉइल स्पैन बराबर जो फ्रैक्शनल पिच है गुणे 180 गुणे 180। 6 त्रिक 18, 3 5 15, कितना आ गया? 150 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरीके से होता है कॉइल स्पैन बराबर फ्रैक्शनल पिच गुणे 1/180। तो इस तरीके से 150 आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अगर चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पास कुंडली यानी कि लैप वाइंडिंग में परिणामी पिच होता है। अब ये कह रहा है कि लैप वाइंडिंग में जो परिणामी पिच होता है वो कितना होता है। तो लैप में होता है रिलेक्टेंट पिच बराबर, यानी कि परिणामी पिच बराबर बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, ये होता है आपका
लैप वाइंडिंग का। ये फार्मूला मैच कहाँ कर रहा है, वाई आर बराबर वाई वी माइनस वाई एफ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो ये तो हो गया लैप के लिए। अब हम बात करें वेब के लिए जो होता है, वेब के लिए जो होगा फ्रंट रिलेक्टेंट पिच वाई बराबर वाई बी प्लस वाई एफ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका वेब वाइंडिंग के लिए। क्लियर। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देखते हैं। अब हम अगर बात करें लैप और वेब की, ध्यान दीजिएगा, लैप और वेब, ये आर्मेचर की दो वाइंडिंग होती हैं। तो वेब में क्या होता है, लैप में होगा ए बराबर पी, समानांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या। यहाँ पे ए बराबर, वेब में ए बराबर 2 होगा, पी का मान कुछ भी हो। क्लियर। लैप में क्या होता है, करंट अधिक होगा और वोल्टेज कम होगा, जबकि यहाँ उल्टा है, वेब में वोल्टेज अधिक होगा और करंट कम होगा। तो जहाँ पे अधिक करंट की ज़रूरत होती है वहाँ लैप वाइंडिंग यूज करते हैं, जहाँ अधिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ वेब वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। क्लियर। और ये दोनों आर्मेचर के वाइंडिंग है। आर्मेचर के वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामे रिंग वाइंडिंग, एक होती है ग्रामे रिंग वाइंडिंग, और एक होती है ड्रम वाइंडिंग। तो ये ड्रम वाइंडिंग में लैप और वेब आते हैं। क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर बास्केट वाइंडिंग का उपयोग निम्न में किया जाता है। तो जो बास्केट वाइंडिंग है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, 3 फेज वाले मोटरों में, एकल फेज वाले मोटरों में, ट्रांसफार्मरों में। तो जो बास्केट वाइंडिंग यूज की जाती है वो की जाती है 3 फेज वाले मोटरों में। 3 फेज में मोटर में बास्केट वाइंडिंग यूज की जाती है। क्लियर। अब ये देखिए 3 फेज मोटर के बास्केट वाइंडिंग, सिंगल फेज मोटर में आपका कंसेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है सिंगल फेज में, कंसेंट्रिक, यानी कि संकेंद्रीय। कंसेंट्रिक वाइंडिंग सिंगल फेज मोटर में यूज की जाती है। और दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होती है स्क्रू वाइंडिंग और एक होती है डायमंड वाइंडिंग। तो ये दोनों हाई वोल्टेज पर कार्य करने के लिए यूज की जाती हैं। जहाँ पे हाई वोल्टेज होता है वहाँ पे ये दोनों वाइंडिंग यूज की जाती हैं। लेकिन डायमंड वाइंडिंग जो है ये स्पेस ज़्यादा घेरता है, यानी कि स्थान ज़्यादा घेरता है डायमंड वाइंडिंग, इसलिए हम स्क्रू वाइंडिंग को वरीयता देते हैं। जहाँ पे हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनें बनाई जाती हैं उसमें स्क्रू वाइंडिंग की जाती है। और बास्केट वाइंडिंग 3 फेज में और संकेंद्रीय यानी कि कंसेंट्रिक वाइंडिंग सिंगल फेज मोटरों में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे कम दोष है। अब विद्युत सिस्टम में जो सबसे कम दोष होता है वो कौन सा दोष होता है, तो LG फॉल्ट, LL फॉल्ट, LLG फॉल्ट, LLG फॉल्ट। तो सबसे कम जो दोष होता है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 3 फेज लघु परिपथ दोष, क्योंकि ये जो मैक्सिमम होता है वो 3% होता है। ये 3% होता है LLG फॉल्ट, 3 फेज लघु परिपथ, यानी कि तीनों फेज एक साथ शॉर्ट हो जाए और ग्राउंड हो जाए। तो ये दोष सबसे कम देखने को मिलता है, सबसे कम दोष होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 सही है। लेकिन जो LG फॉल्ट होता है ये 7% होता है, LLG फॉल्ट। और LL फॉल्ट जो होता है वो 5% होता है। और LG फॉल्ट जो होता है ये 85% होता है। सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो ये है 85%, क्योंकि इसमें क्या है, कोई एक लाइन टूटा और ये ज़मीन पे गिर गया, कोई एक लाइन टूट कर वो ज़मीन पे गिर जाए वो LG फॉल्ट कहलाएगा। और ये 85% होता है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट कौन सा होता है तो वो LG फॉल्ट है, और सबसे कम जो फॉल्ट होता है वो 3 फेज लघु परिपथ यानी कि LLG फॉल्ट है। क्लियर। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये जो तीनों 1 2 3 वाले फॉल्ट हैं, ये जो तीनों फॉल्ट हैं इसको हम देखें अगर तो कुछ इस तरीके से
ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है और ये 4 नंबर, तो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। 1, 2, 3 अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, मतलब इनमें जो न्यूट्रल में है, वो न्यूट्रल में जो धारा बहती है वो आसमान बहती है। क्या बहती है? आसमान बहती है। जबकि चौथा नंबर सिमेट्रिकल फॉल्ट है, इसमें न्यूट्रल में धारा मतलब सब में समान बहती है धारा, या इसमें धारा बहेगी नहीं। तो इस तरीके से जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो LLG होता है, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 1, 2, 3 वाले ऑप्शन हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। MPCB का पूरा नाम। MPCB मोटर प्रोटेक्शन कैपेसिटेंस बैंक, मोटर पोलैरिटी कंट्रोल बोर्ड, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर फेज कंट्रोल बोर्ड। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे है CB, तो मोटर प्रोटेक्शन। अब सर्किट ब्रेकर किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में सही है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन सही है। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर मतलब MPCB मोटर का प्रोटेक्शन करता है, ऐसा सर्किट ब्रेकर को MPCB कहते हैं। और ये जो कार्य करता है, ये काम करता है ओवरलोड पे। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है MPCB। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक तुल्यकालिक मशीन को दोहरी उत्तेजित मशीन क्यों कहा जाता है? यानी कि डबल एक्साइटेड मशीन क्यों कहा जाता है? यह अति उत्तेजित हो सकती है, इसे समान से दोगुनी उत्तेजना धारा की आवश्यकता होती है, इसके रोकर ध्रुव के 2 सेट होते हैं, इसका रोकर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका रोकर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होता है। किसका? तुल्यकालिक मशीन यानी कि सिंक्रोनस मशीन को। इसलिए सिंक्रोनस मशीन को डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है या मशीन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीसी मशीन का प्रयुक्त वोल्टता यदि 220 वोल्ट हो, अधिकतम विकसित शक्ति हेतु बैक ईएमएफ क्या होगा? ईबी का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं अधिकतम पावर यानी कि अधिकतम मैक्सिमम शक्ति चाहिए, तो इस कंडीशन में जो संबंध होता है वो होता है ईबी बराबर V/2। जो बैक ईएमएफ होगा वो अप्लाइड वोल्टेज का आधा होगा। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 220/2, ये काटेंगे आ जाएगा 110। तो ईबी का मान कितना होना चाहिए? 110 वोल्ट होगा। तो वह मशीन जो है मैक्सिमम पावर विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है कि बैक ईएमएफ सप्लाई का कितना, सप्लाई वोल्टेज का कितना होगा जिससे हमें मैक्सिमम शक्ति प्राप्त होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 30 क्वेश्चन देखा। हमारे साथ जुड़े रहे। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरीके से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप एक एक नंबर इकट्ठा करके सिलेक्शन लेने में सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।